नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज पुलवामा की दूसरी बरसी है। टुडे इज द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द पुलवामा टेरर अटैक, जिसमें हमारे 44 लगभग 44 44 ब्रेव्स जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए। और सबसे पहले, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस इन डिटेल, इस पर एक लंबी चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले एक होकर 130 करोड़ भारतीयों की ओर से पुलवामा के शहीदों को, पुलवामा के जो वीर जवान हैं उनको, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने जान को त्याग दिया, तो सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना और श्रद्धांजलि अर्पित करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं शुरुआती दौर में, इन द स्टार्टिंग, मैं हर एक उस शहीद का नाम लूंगा जिसने 2 साल पहले भारत की रक्षा के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करने का काम किया है। तो उनको श्रद्धांजलि मैं अर्पित करूंगा, उनका नाम लूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उन तमाम शहीदों के लिए कम से कम एक पल उन्हें याद करें, उनके परिवार को याद करें और उन्हें दिल से सलाम करें। मैं उनका नाम लेना शुरू करूंगा। शहीद जयमाल सिंह, शहीद नसीर अहमद, शहीद तिलक राज, शहीद रोहिताश लांबा, शहीद विजय सोरंग, शहीद वसंत कुमार, शहीद सुब्रमण्यम जी, शहीद मनोज कुमार बहरे, शहीद जीडी गुरु, शहीद नारायण लाल गुजर, शहीद महेश कुमार, शहीद हेमराज मीना, शहीद पीके साहू, शहीद संजय राजपूत, शहीद कौशल कुमार रावत, शहीद प्रदीप सिंह, शहीद श्याम बाबू, शहीद अजीत कुमार आजाद, शहीद मनिंदर सिंह अत्री, शहीद बबलू संतरा, शहीद अश्विनी कुमार कच्ची, शहीद नितिन शिवाजी राठौड़, शहीद भगीरथ सिंह, शहीद वीरेंद्र सिंह, शहीद अवधेश कुमार यादव, शहीद रतन कुमार ठाकुर, शहीद संजय कुमार सिन्हा, शहीद जीत राम, शहीद मोहनलाल, शहीद प्रदीप कुमार, शहीद राम वकील, शहीद पंकज कुमार त्रिपाठी, शहीद रमेश यादव, शहीद सुखजिंदर सिंह, शहीद कुलविंदर सिंह, शहीद अमित कुमार, शहीद विजय कुमार मौर्य, शहीद सी शिवचंद्रन, शहीद सुदीप बिस्वास, शहीद मनिंदर सिंह, शहीद मनेश्वर सुमातरी। इन लोगों का नाम मैंने लिया है। यदि कोई नाम छूट गया हो, क्योंकि इस लिस्ट को मैंने कंपाइल किया है अलग अलग रिपोर्टों से, तो आप प्लीज इसमें ऐड करना और उनका भी नाम हम जरूर लेंगे। दोस्तों, आज 2 वर्ष हुए हैं और आज भी मुझे वो दिन याद है कि किस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत पर यह हमला किया। और उसके बाद भारत ने भी, हमारे सैनिकों ने भी, हमारे वीर जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक कर। पर अफसोस की बात यह है कि जब एक हमला भारत पर होता है, वो हमला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पर या कांग्रेस के सदस्यों पर या समाजवादी पार्टी के सदस्यों पर या तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर नहीं होता। जब एक आतंकी हमला, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला होता है, तो वो हमला देश के 130 करोड़ नागरिकों पर, भारत पर, भारत की अखंडता पर, भारत के सॉवरेनिटी और यूनिटी और इंटेग्रिटी पर हमला होता है। और इसीलिए उसके बाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है
किसी भी आतंकी हमले को लेकर कि हम किस तरीके से, चाहे वो कूटनीतिक तरीका हो, चाहे वो सैन्य नीति से, चाहे वो राजनीति से या अंतर्राष्ट्रीय नीति से, जिस भी तरीके से हमें जवाब देना होता है, वो राष्ट्र नीति का एक अध्याय होता है, वो राष्ट्र नीति का हिस्सा होता है। और राष्ट्र नीति पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। सरकारें आती जाती रहती है, पार्टियां बदलती रहती है, पर जब हमला होता है वो पार्टी या सरकार पर नहीं, वो देश पर हमला होता है। जब पुलवामा हुआ तो पुलवामा में जो हमारे 44 लोग शहीद हुए, वो भारत की सुरक्षा में शहीद हुए, ना कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी या कांग्रेस या पीडीपी या तृणमूल कांग्रेस की सुरक्षा के लिए शहीद हुए। और इसीलिए राष्ट्र नीति को कभी भी राजनीति का और दलगत राजनीति का मोहरा नहीं बनाना चाहिए। पर आपने देखा होगा कि पुलवामा के तुरंत बाद और आज भी, जब 2 साल हो चुके हैं पुलवामा को, आज भी पुलवामा पर गंदी सियासत और डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है। आज भी राष्ट्र नीति पर राजनीति की जा रही है। आज भी देश हित के ऊपर दल हित को रखा जा रहा है। आज का ही बयान उठा लीजिए। आज भूपेश बाघेल, जो कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो ये सवाल उठाते हैं और मैं उनका बयान पढ़ना चाहता हूं। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर छत्तीसगढ़ सीएम का सवाल, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वह 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। अब ये सवाल आप समझेंगे या आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या इस सवाल में कोई गलत बात की गई है। बिल्कुल, ये चूक कैसे हुई, कहाँ कमी रही, कैसे कमी रही, इसके ऊपर चिंतन जरूर होना चाहिए। और हर हमले के बाद, और चाहे हमला ना भी हो, तब भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन होता है और करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। क्योंकि आतंकी को तो केवल एक ही बार सफल होना है, पर सुरक्षा एजेंसीज को तो हर रोज सफल होना है। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर उस सवाल को रखने का प्लेटफॉर्म और उस सवाल को करने की मंशा, उससे भी कई सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाती। यदि ये सवाल केवल और केवल राजनीति, शुद्ध राजनीति के लिए है, तो उसका प्लेटफॉर्म और उसका तरीका ऐसा होता है जिससे कि ये सवाल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हाथ में, दुश्मन देशों के हाथ में हथियार बनकर काम आता है। और यदि आपको आंतरिक सुरक्षा पर इतनी ही चिंता है, तो उसके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज हो, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग्स हो, चाहे वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ आपकी जो बातचीत लगातार होती है मुख्यमंत्री के हैसियत से, चाहे वो बातचीत के सिलसिले हो, उसमें ये बातें बंद कमरों में संवेदनशील तरीके से गंभीरता पूर्वक इन सवालों को उठाया जा सकता है और उनका जवाब भी दिया जाता है। पर यदि केवल और केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए, केवल और केवल ये एक नैरेटिव बनाने के लिए कि पुलवामा दरअसल एक इनसाइडर जॉब था, कि पुलवामा में कहीं ना कहीं देश के साथ, देश के भीतर ही रहने वाले लोगों ने गद्दारी की, और कहीं ना कहीं मोदी विरोध में सेना पर सवाल उठाने की जो राजनीति है, क्या इस सवाल का तात्पर्य ये नहीं बनता कि केवल और केवल पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारत के वीर जवानों ने देश के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी की और इसीलिए हमला हुआ। क्या इस सवाल का ये तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता? क्या इस सवाल से निष्कर्ष नहीं निकल कर आता? जब आप एक सवाल उठाते हैं कि ये हमला हुआ कैसे या होने कैसे दिया, और वो भी ये सवाल इस तरीके से पब्लिक डोमेन में उठाया जाता है ताकि पाकिस्तान, जिसको घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय समाज में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कि आपने इस पूरे हमले को और इस पूरी साजिश को
आपने करवाया, तो तब जाकर आप एक ऐसा स्टैंड लेते हैं जिससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समाज में ये कहता है कि देखिए वहां का ही, वहीं के लोग कह रहे हैं कि ये तो अंदरूनी मामला है, ये तो अंदरूनी हमला किया गया, ये तो उनके इंटरनल हिट जॉब था। और ऐसा हुआ क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। ये एक सोची समझी साजिश या षड्यंत्र या एक समीकरण के तहत बार बार ऐसा बयान दिया जाता है जिसका फायदा पाकिस्तान उठा लेता है। आपको याद होगा कि पुलवामा के हमले के बाद राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए और वो सवाल और वो ट्वीट आज भी आपको याद होगा। राहुल गांधी जब श्रद्धांजलि दे रहे थे उन सीआरपीएफ के जवानों को, तो उनका ध्यान किस ओर था ये तो पूरी दुनिया और देश ने वीडियो में देख लिया। पर उन्होंने जो सवाल उठाए वो सवाल आज उन परिवारों को आज भी चुभ रहे हैं। और इसलिए चुभ रहे हैं क्योंकि इन्हीं सवालों को उठाते हुए पाकिस्तान ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जब ये सवाल उठा रहे हैं तो भारत को ये चिंतन करना चाहिए कि कौन है जो भारत के भीतर ही इस हमले को अंजाम दे रहा, और हमें मतलब पाकिस्तान को इस बात का दोष ना दे। और वो राहुल गांधी के सवाल थे कि हु बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द अटैक, मतलब कि ये हमले से किसी को देश के भीतर फायदा हो। कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी को इस हमले का फायदा हुआ, तो इसका मतलब उन्होंने ही इस हमले को होने दिया या करवाया। पर यह हमला करवाने के पीछे क्या केवल बीजेपी हो सकती है? इसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि बीजेपी के साथ सुरक्षा एजेंसी, हमारे जवान, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, तमाम लोग मिले हुए थे और तभी ये हमला करवाया जा सकता। तो इसका मतलब आपने मोदी पर सवाल उठाते उठाते देश की सेना, देश के वीर जवानों पर, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर, देश के उन एजेंसियों पर जो इस देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिनका कोई राजनीतिक अफिलिएशन नहीं होता, उन पर भी सवाल खड़े। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी इनटू द अटैक। और तीसरा सवाल उन्होंने उठाया कि हु इन द बीजेपी गवर्नमेंट इज येट अकाउंटेबल फॉर द सिक्योरिटी लैप्सेस दैट अलाउड द अटैक। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने आउटकम ऑफ इंक्वायरी अब तक नहीं आ पाई है, तो आपने ये घोषित कैसे कर दिया कि इसमें इंटरनल हैंड? ये तो हूबहू पाकिस्तान की ऑफिशियल लाइन आज भी है कि ये तो दरअसल इंटरनल जॉब था, ये तो भारत के लोगों ने ही भारत के अंदर ही हमला करवाया अपने आप को राजनीतिक फायदा दिलवाने के लिए। ये तो उनकी गलती हो गई, भूल हो गई। पार्लियामेंट में उनके मंत्री ने, फवाद चौधरी ने खड़े होकर इकबाल जुर्म कर दिया। उन्होंने मान लिया कि हाँ, पुलवामा तो हमने ही कराया था, ये तो बड़ी कौम की कामयाबी थी इमरान खान की कयादत में। और जब उनको पता चला कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनके लिए परेशानी बढ़ सकती है पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ में, क्योंकि भारत इसका रिस्पॉन्स देगा, तब उन्होंने बयान बदल दिया। और बयान बदलने में भी एक दो मीडिया चैनल्स ने, देश के, भारत के मीडिया चैनल्स ने कभी उन शहीदों के परिवार को मंच नहीं दिया, पर फवाद चौधरी को मंच दिया गया ताकि वो अपने बयान का स्पष्टीकरण दे सके। और ये एकलौता सवाल नहीं था जो राहुल गांधी ने उठाया। शरद पवार ने कहा कि केवल और केवल पुलवामा जैसी घटना ही लोगों के मूड को बदल सकती थी, चुनावों से जोड़कर उसको देखा गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पुलवामा तो होम ग्रोन सो कॉल्ड टेररिस्ट ने करवाया। होम ग्रोन मतलब भारत में ही, सो कॉल्ड टेररिस्ट मतलब उनको टेररिस्ट भी नहीं मान रहे राहुल गांधी के सबसे करीबी एडवाइजर रणदीप सुरजेवाला। अरविंद केजरीवाल ने कहा पाकिस्तान एंड इमरान खान आर ओपनली सपोर्टिंग मोदी जी. It is clear now that Modi ji has some secret pact with them. Everyone is asking, did Pakistan kill 40 of our brave soldiers in Pulwama on 14th Feb just before elections to help Modi ji? प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया, who stands to gain from another Pulwama type attack and its possible response in the middle of the elections?
The answer is obvious if we look at how brazenly BJP and Modi have sought to use Pulwama and our security forces to tom-tom their 56-inch and the propaganda around. समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा, गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेटेड पुलवामा कार्नेज फॉर वोट्स के लिए सरकार ने ही पुलवामा को करवाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मोदी ही पुलवामा हमले के पीछे ताकि वो चुनाव जीत सके। ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए टीएमसी की ओर से, उनका भी बयान है, मुझे बड़ी शंका होती है कि पुलवामा में हमले कैसे हो गए चुनाव से पहले। ये इस तरीके के जो बयान है, लगातार एक ही स्क्रिप्ट, पर वो स्क्रिप्ट लिखी कहां से जाती। और आप देखिए समानताएं, देखिए कि किस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा था कि ये इनसाइडर जॉब है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, और दूसरी तरफ भारत का कुछ विपक्षी तबका मोदी विरोध में पाकिस्तान की बातों को हूबहू एंडोर्स कर रहा। और ये पहली बार नहीं है। 370 पर भी राहुल गांधी ने वही लाइन बोली जो पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान के डॉसियर के पहले पन्ने पर छपा। सीए एनआरसी पर भी वही लाइन उठाई गई जो पाकिस्तान चाहता था, और पाकिस्तान में, और जब इमरान खान को दुनिया से मिली लात तो उनको मिला कांग्रेस का साथ यूनाइटेड नेशंस में। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, खून की दलाली कही। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील और कौवे मरे, ये सिद्धू ने कहा। ये वही सिद्धू है जिन्होंने बाजवा का हाथ थाम लिया, गले मिल लिए बाजवा से, पर यहां पर जो भारत के आर्मी चीफ थे उनको संदीप दीक्षित ने सड़क का गुंडा कहा। गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि भारत की सेना तो नागरिकों को ज्यादा मारती है, आतंकियों को कम मारती है। इसका फायदा उठाया गया पाकिस्तान से, जिन्होंने इसको यूनाइटेड नेशंस की एक ह्यूमन राइट्स बॉडी में की रिपोर्ट में इसको इस्तेमाल किया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये संयोग नहीं है कि बार बार विपक्ष की ओर से और खासकर कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसे बयान आते हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान विदेशी मंचों पर करता है। पर सवाल यह है कि क्या पुलवामा जैसे हमले पर भी राजनीति हो? क्या सियासत का स्तर इतना गिर चुका है, राजनीति इतनी ओछी हो चुकी है कि हम राष्ट्र नीति पर भी राजनीति करते रहेंगे? क्या शहीदों की चिता पर हम रोटियां सेकेंगे राजनीतिक? क्या आज देश को एक होकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा करना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से पाबंदियां लगनी चाहिए, पाकिस्तान को किस तरीके से रिस्पांस मिलना चाहिए? क्या इस पर एकजुट होना चाहिए भारत को, या ये रिस्पांस देना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को बल मिले, क्लीन चिट लेने का मौका मिले? और 2 साल बाद भी आज भी इस पर राजनीति की जाए। तो इसीलिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी से इतना बैर है, मोदी से इतनी नफरत है कि देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईवीएम हो, और अब सेना पर भी बार बार सवाल उठाए जाएंगे, सबूत मांगे जाएंगे, उनके मनोबल पर चोट की जाएगी। एक पत्रिका ने तो ये आकलन कर दिया कि कौन सी जाति से ज्यादा सैनिक मरे। तो क्या पुलवामा में हमला होता है, उसमें हमारे लोग शहीद होते हैं, और आपके कैरावैन ऑफ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आप अब जातिगत रूप से इसका आकलन करेंगे कि कौन शहीद हुआ? मतलब कि इस हमले में न केवल आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे, पर देश के भीतर भी धर्म और जात के नाम पर बांटने की सियासत का मौका भी ढूंढेंगे। पाकिस्तान परस्ती का जो वायरस है, उसका वैक्सीन कब इजाद, उसकी कोई दवाई आप आज तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज भी जब भारत के साथ खड़े होने की बात होती है, जब भारत के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही है उनको एक मुंहतोड़ रिस्पांस देने की बात होती है, तो आज भी देश के ही भीतर कुछ लोग देश के दुश्मनों के साथ आज खड़े नजर आते हैं। जब आज आपने देखा होगा कि चाइना किस तरीके से डिसएंगेज कर रहा है, ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की तस्वीरें आपने देखी होंगी।
चाइनीज टैंक्स पीछे जा रहे हैं पैंगोंगसो इलाके से, नॉर्थ बैंक साउथ बैंक से। फिर भी बात यह की जाती है कि आपने भारत का टुकड़ा चाइना को दे दिया, आपने गद्दारी की। तो क्या देश के सैनिकों ने गद्दारी की? देश के सैनिकों ने, जिन्होंने गलवान को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, पर गलवान सुरक्षित रखा, एक एक इंच को बचाने का काम किया, एक भी पोस्ट चीनी दुश्मन को नहीं देने का काम किया। आज उन्हीं गलवान के शहीदों पर, देश के शहीदों पर गद्दारी का आरोप आप लगाएंगे राहुल गांधी? और जब कल एक फैसला सामने निकल कर आया, 9 तारीख का फैसला था कि स्टैंडिंग कमेटी जो है पार्लियामेंट की डिफेंस पर, उसको पैंगोंगसो और गलवान दोनों इलाकों में ग्राउंड पर जाने की बात उन्होंने छेड़ी कि हम जाएंगे और आकलन करेंगे, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमने अपनी जमीन दे दी, हमने अपना जो है टेरिटरी चाइना को दे दिया। तो जाकर वो कमेटी के, और उस कमेटी में 30 सदस्य, कांग्रेस के, बीजेपी के, तमाम दलों के, लोकसभा राज्यसभा के। तो जब वो फैसला किया गया तो आप उस मीटिंग का हिस्सा क्यों नहीं थे? आप तो तमाम मीटिंगें बंक करते हैं। और अब ये जब ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो क्या आप ट्विटर पर रेटोरिक जीवी बनेंगे, बेजिंग जीवी बनेंगे, या आप जमीन पर जाकर जो फैक्ट है वो देखकर देश के साथ खड़े होने का काम करेंगे? जाइए वहां पर और देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता सेना पर। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान डीजीएमओ ने ब्रीफिंग की थी, फिर भी उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान एनटीआरओ से लेकर वायुसेना के प्रमुखों ने हमें बताया था कि हमने वहां के आतंकी कैंपों को डिस्ट्रॉय किया था, फिर भी उनको भरोसा नहीं आता, फिर भी सबूत मांग रहे थे, सबूत गैंग वाले। तो आज आपको सबूत दिखाने का जब वक्त आ चुका है तो आप जाएंगे, या आप अनर्गल आरोप लगाएंगे? और आरोप लगाते लगाते मोदी पर तो आरोप लगाइए, शौक से लगाइए, पर मोदी पर आरोप लगाते लगाते आप देश की सेना को गद्दारी के आरोप से कलंकित करेंगे। गद्दार कौन है राहुल गांधी? गद्दार वो है जिसने डोकलाम में चीनी साजिश को सफल नहीं होने दी, या गद्दार वो है जो डोकलाम क्राइसिस के दौरान चीनी एम्बेसडर के साथ चाइनीज नूडल खा? गद्दार वो है जिसने गलवान में चाइनीज जो उनकी मंशा थी उसको पूरी होने नहीं दी, 20 जवानों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी? या गद्दार वो है जो चाइना के साथ 2008 में एमओयू साइन कर रहा? गद्दार वो है जिसने चाइना के एप्स पे लेकर चाइना के बिजनेसेस पर बैन लगाया? या गद्दार वो है जिसने अपने परिवार के खाते में 50 लाख रुपए चंदा ले लिया और उसके बाद भारत के आर्थिक हितों का ऐसा सौदा किया कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है 30 गुना से ज्यादा बढ़ गया? गद्दार वो है जिसने 1 इंच जमीन, चाहे वो पैंगोंगसो हो चाहे वो गलवान हो, 1 इंच जमीन, एक पोस्ट को नहीं गवाया। उल्टा जिसने जाकर उन रेंजेस पर कब्जा कर लिया, ब्लैक टॉप से लेकर बाकी जो भी वो हिल्स है उन पर कब्जा कर दिया, जिस पर 50 साल तक कब्जा नहीं कर पाई थी भारत की सेना? या गद्दार वो है जिसने 62 के युद्ध के बाद 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन जो है वो दे दी? वहां से डिसएंगेजमेंट क्यों नहीं करवाया आपने राहुल गांधी? आपके परिवार से जरा सवाल पूछिएगा। अक्साई चीन आज भी हमारे है तो हमारा, पर किसके कब्जे में? किसने गवाया? काराकोरम किसने गवाया? किया पंगनक किसने गवाया? चापजी घाटी किसने गवाई? डेमजॉक किसने गवाया? डूमचेली किसने गवाई? 640 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करने का मौका किसने दिया? 600 बार इंकर्शन करने का मौका किसने दिया? ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के विदेश सचिव श्याम सरन जी की किताब में लिखा गया। सियाचन पे सौदा करने का प्लान किसका था जिसको रोक लिया गया? तो सवाल ये पैदा होता है राहुल गांधी कि गद्दारी, अगर अब इस शब्द का सही इस्तेमाल करना है तो गद्दारी का शब्द किस पर फिट होगा वो आप खुद बेहतर जानते। मौका है आपके पास कि आप जाए उन इलाकों में और देखें कि नेहरूज इंडिया और न्यू इंडिया में क्या फर्क है, किसने कितनी इंच जमीन गवाई और किसने कितनी इंच जमीन को सुरक्षित रखा।
अगर आपका एमओयू आपको ये इजाजत देता है, या आप ट्विटर पर बेजिंग जीवी बनते रहें, पहले रोम जीवी थे, फिर बेजिंग जीवी बने, और बेजिंग जीवी लगातार बनते रहे, पर पुलवामा की कम से कम बरसी पर जो आपने सस्ती सियासत आपकी पार्टी ने की है, उसके लिए आज न केवल पुलवामा के शहीदों को आप श्रद्धांजलि दें, पर यह श्रद्धांजलि तब तक खोखली महसूस होगी जब तक कि आप और आपकी पार्टी और विपक्ष के कई नेता, जिन्होंने पुलवामा को लेकर कई सारे ऐसे सवाल खड़े किए जिससे कि पाकिस्तान को क्लीन चिट मिला, जब तक कि आप उसके लिए क्षमा याचिका नहीं द जब तक कि आप उसके लिए माफी नहीं। उम्मीद है कि आज जब 2 साल हुए हैं पुलवामा हमले को, तो पाकिस्तान के साथ नहीं, आप देश के साथ खड़े होंगे, और देश के साथ अगर खड़े होंगे तो सबसे पहले आप उन शहीदों के परिवार से माफी मांगेंगे जिसको आपने अपमानित किया, ये कहकर कि पुलवामा का हमला उन्होंने ही करवाया था, होने दिया था, ये भारत की साजिश थी, ना कि पाकिस्तान की। अगर आप में कोई शर्म है, अगर आप भारत के जीवी है, ना कि बेजिंग के जीवी है, इस्लामाबाद के जीवी है, रोम जीवी है, तो आपसे उम्मीद है कि आज आप माफी मांगे सार्वजनिक रूप से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।